उत्तर प्रदेश में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान 9 अजला की 55 सीटों पर वोटिंग जारी। 586 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। बीजेपी का इम्तिहान। उत्तराखंड में 70 सीटों पर वोटिंग जारी। पुष्कर धामी का इम्तिहान। लगातार दूसरी बार बीजेपी जीत की जुगत में। गोवा में भी 40 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। 300 उम्मीदवारों की किस्मत का वोटर करेंगे फैसला। कदावर लीडरों ने अपने हक का किया इस्तेमाल। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी और रियासती वजीर सुरेश खन्ना ने डाले वोट। आज रामपुर और शाहजहांपुर हॉट सीट पर सबकी निगाहें। उत्तर प्रदेश में बरेली में कुछ जगहों पर ईवीएम में खराबी की शिकायत। वोटिंग के अमल में पड़ा रखना। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खसूसी इंटरव्यू में कहा, रियासत में पहले होती थी मजहब और जात की सियासत, हमने मुद्दों को दी है तरजीह। हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट में आज समाअत। चीफ जस्टिस की क़यादत वाली बेंच 2:30 बजे करेगी मामले पर समाअत। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में आज वोट डाले जा रहे हैं। यूपी में दूसरे मरहले में 9 अजला की 55 सीटों पर पोलिंग हो रही है। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और संभल में 2 करोड़ से ज्यादा वोटर 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। उनमें 69 खवातीन उम्मीदवार शामिल हैं। आज जिन सीटों पर निगाह होगी उनमें रामपुर और शाहजहांपुर सीट शामिल हैं। रामपुर से आजम खान, जबकि शाहजहांपुर से उत्तर प्रदेश के वजीर खजाना सुरेश खन्ना रिकॉर्ड 9वीं बार जीत का परचम लहराने की जुगत कर रहे हैं। आजादाना और मुंसिफाना चुनाव के इनेकाद के लिए 23,352 बूथों पर 800 नीम फौजी दस्ते और पुलिस तैनात की गई है। दूसरे मरहले में आज जिन 55 सीटों पर पोलिंग है उनमें 2017 में 55 सीटों में से 38 पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 15 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। 2017 में समाजवादी पार्टी की हलीफ कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी आज का मरहला भी बरसरे इक़्तिदार बीजेपी के लिए इंतहाई अहम है। उत्तराखंड में 70 जबकि गोवा की 40 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज 9 अजला की 55 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट रवि मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है। ऋषि मिश्रा साहब, माफ कीजिएगा, ऋषि मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं। ऋषि मिश्रा जी, सबसे पहले आप ही से बात करना चाहेंगे कि ये जिन 9 अजला में आज वोटिंग हो रही है, 2014-2017 में बीजेपी का दबदबा ज्यादा रहा, सपा की भी हालांकि परफॉर्मेंस कुछ हद तक बेहतर थी, लेकिन इस बार आप क्या देख रहे हैं कि किस तरह से इस बार के वोट पड़ेंगे और क्या मुद्दे रहेंगे? क्या बीजेपी जो पहले परफॉर्मेंस दिखा पाई थी इस बार दिखा पाएगी? जो चुनाव हो रही है वो वेस्ट में ही आया है और यहाँ भी किसान आंदोलन का प्रभाव है। दूसरी बात ये है कि मुसलमानों की आबादी यहाँ 40% है। ऋषि जी, आपकी आवाज सही से हम तक नहीं पहुंच पा रही, आपकी आवाज इको कर रही है। इसको जरूर देखेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे। अवस्थी जी, तब तक आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको कि जो जीत आपने पिछली बार दर्ज की थी, बीजेपी इस बार वो जीत दर्ज कर पाएगी? मुनेत्र जी, गुड मॉर्निंग। मैं ये कहता हूँ कि पहला दर्ज जो था, पहला जो तबके में हमने चुनाव लड़ा, ये दूसरा यूपी का उसमें हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज मतदान का दिन है और हम बहुत अच्छे तरीके से इस चुनाव को लड़ रहे हैं और आने वाले 10 तारीख को आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा हम विजयी के साथ आने वाले हैं। और एक और चीज मैं कहूंगा, नॉट ओनली यूपी के ये सेकंड उसमें गोवा और उत्तराखंड में भी हम बहुत बढ़त के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। गोवा में आपको लगता है कि आप सरकार बना पाएंगे? एंटी इनकम्बेंसी वेव वहां पर देखने को मिल रही है बीजेपी के खिलाफ। देखिए, गोवा एक छोटा सा स्टेट है जिसमें कुल 40
विधानसभा सीट है, फिर भी हमारे जो केंद्र सरकार ने काम किया है, राज्य सरकार ने काम किया है, गोवा के अंदर बहुत बड़ा एक चेंज आया है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारे, और गोवा में मैं अभी गया पिछले 2-3 बार, अभी पिछले 2 महीने में लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा करंट है, और हमको लगता है कि वो एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है जब सरकारें काम नहीं करती हैं। हमने सरकार ने बहुत काम किया है, हमारी डबल इंजन की सरकार रही है वहां पे, और इन तीनों जगह पे यूपी, उत्तराखंड और गोवा डबल इंजन की सरकार होने के कारण विकास की दर बहुत ज्यादा थी, और मेरे को लगता है कि गोवा के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रहे हैं। उत्तराखंड में आप जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में आपके जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं, जो कांग्रेस खास तौर से ये कह रही है कि काम नहीं हुआ है, और इसी वजह से उत्तराखंड में बीजेपी सिर्फ जो है पोलराइजेशन कर रही है, और इसी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भी उठा रही है। जो काम उन्होंने 70 सालों में नहीं किए, वो हमने 7 सालों में करके दिए, चाहे वो ट्रिपल तलाक का हो, चाहे और बहुत सारे विषय हो, और यूनिफॉर्म कोड का भी मैटर हमको लगता है कि एक देश है तो एक राशन कार्ड हो सकता है, तो एक कानून भी होना चाहिए, भारत के सभी लोगों को एक ही कानून के अंतर्गत लाना चाहिए, इसलिए ये विषय रखा है। दूसरी चीज, उत्तराखंड के लोग जितने भी हैं, हम चुनाव में गए थे वहां पर भी, और वहां पर देखा कि कांग्रेस का अपना एक बिखरा हुआ, क्योंकि कांग्रेस पूरे भारत में बहुत कमजोर हुई है, तो उत्तराखंड में भी ऑब्वियसली बड़ा कमजोर है। बाकी के लोगों की कंपैरिजन में, जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव में कहीं भी आपके सर्वे में कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है, पर उत्तराखंड में चूंकि बहुत वर्षों तक वो रही, इसलिए उनको थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा पॉजिटिवनेस है। मेरे को लगता है कि चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, हम भारी बहुमत से उत्तराखंड में भी सरकार बनाएंगे। ऋषि मिश्रा साहब, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो दावा तो बीजेपी तीनों ही रियासतों में जीत दर्ज करने की कर रही है, लेकिन उत्तराखंड की अगर हम सबसे पहले बात करें तो उत्तराखंड में कांग्रेस हालांकि दावे कर रही है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, वहीं बीजेपी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का नारा लेकर आ रही है। उतनी पॉपुलेशन माइनॉरिटी की उत्तराखंड में नहीं है, तो फिर पोलराइजेशन करने की बीजेपी को जरूरत क्यों पड़ी? ऋषि जी। जी, सवाल मुझसे है? जी ऋषि जी, ये सवाल आपसे है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है, और वहाँ कहीं ना कहीं एक एंगल इस प्रकार का होता है, और जहां तक उत्तराखंड सरकार की बात है तो एंटी इनकम्बेंसी है, और आपने देखा उत्तराखंड में 5 सरकार में बीजेपी कई सीएम चेहरा को बदलना पड़ा। कहीं ना कहीं पार्टी में इंटरनल फाइट था, जिस प्रकार से कई मंत्री पार्टी छोड़ के, कैबिनेट छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उत्तराखंड में जो दाव है वो मुझे लगता है कि क्रिस्टल फाइट है, और कांग्रेस की तरफ से मजबूत टक्कर मिल रही है। हरीश रावत जैसे लोकप्रिय चेहरा है कांग्रेस के पास, तो उत्तराखंड में जो बीजेपी की राह है आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को क्लीन चिट मिलने जा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय चेहरा होने के बावजूद भी उत्तराखंड में बीजेपी के लिए इस चुनाव में परेशानी हो सकती है। ऋषि जी, आपने कहा कि हरीश रावत कांग्रेस के पास एक काफी पॉपुलर चेहरा है, लेकिन हरीश रावत को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि वो सीट तक तो डिसाइड नहीं कर पाते, 3 डिकेट में 3 बार पार्टी तो बदल चुके हैं, ऐसे में क्या उनको लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे? शुरू में कुछ मतभेद देखने को मिला, आपने देखा भी होगा, हरीश रावत ने एक ट्वीट किया था, उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हरीश रावत को दिल्ली बुला के उनसे बात की, और हरीश रावत को करीब करीब फ्री हैंड देने की उन्होंने बात कही थी। हो सकता है कि कुछ सीटों पे मतांतर रहा हो, संगठन और प्रदेश के जो लीडरशिप है उनके बीच। पार्टी को चुनाव के समय पार्टी सबको एडजस्ट करके चलना पड़ता है। फिर भी आपने जितने भी सर्वे अभी उत्तर प्रदेश के लिए हुए हैं उसमें आपने देखा होगा, लोकप्रिय मुख्यमंत्री का नाम जिन चेहरों में के बीच हुआ उसमें हरीश रावत अव्वल रहे। वर्तमान मुख्यमंत्री से भी ज्यादा लोगों ने उनको पसंद किया है जितने सर्वे हुए हैं।
तो कांग्रेस के लिए एक मैं समझता हूं कि एक अच्छा चांस है उत्तराखंड में, लेकिन कांग्रेस में भी इंटरनल फाइट है। आपने देखा, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई ऐसे प्रत्याशी को बदलना पड़ा, कई ऐसे वरिष्ठ नेता भी हैं कांग्रेस के जो पार्टी छोड़ के बीजेपी में गए। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कांग्रेस किस प्रकार से उत्तराखंड में फाइट दे पाती है। बिल्कुल। अवस्थी साहब ये बता दें कि हरीश रावत को बाहर का रास्ता दिखाना क्या बीजेपी को अब लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, भारी पड़ सकता है? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पार्टी में आते हैं चुनाव में कुछ फायदे के लिए, और बाद में जब उनको वो फायदा नजर नहीं आता है तो चले जाते हैं। हरक सिंह रावत और इस तरीके के लोग जो हैं वो उसी में से एक हैं। आए थे और चले गए, उनको टिकट नहीं मिला, उनके बच्चों को टिकट नहीं मिला, उनकी फैमिली को टिकट नहीं मिला। देखिए, ऐसे लोगों का पार्टी के कैडर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैडर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने यूपी में देखिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कोई प्रभाव नहीं है, वैसे ही हरक सिंह रावत के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हम लोग एक बड़ी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में लोगों का होना और ना होना बहुत बड़ा फर्क नहीं है, क्योंकि ये हवा के साथ आए थे और हवा के साथ चले गए। काम का फर्क पड़ता है अवस्थी साहब, काम की अगर हम बात करें तो काम का तो फर्क पड़ता है। यहाँ पर जब हम उत्तराखंड की अभी बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में इलीगल माइनिंग का मुद्दा बड़ा है, वहीं पर माइग्रेशन जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से लार्ज स्केल पर माइग्रेशन हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट, जो इन्फ्लेशन का मामला है, बढ़ती कीमतों को लेकर के, ये सारे तमाम तर बड़े मुद्दे हैं। लेकिन इन मुद्दों को छोड़ करके रैली में बात किस चीज की होती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा? अवस्थी जी देखिए मुनज्जा, बात होगी तो सब चीजों की होगी। यदि बेरोजगारी की बात होगी, वैक्सीनेशन की बात होगी और वहां पर डेवलपमेंट की बात होगी, रोड बनने की बात होगी, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बनेगा। और ये आप और हम सब लोगों को एक राइट है कि हम देश को एक बढ़ाने के रास्ते पे ले चलें। फिर भी मेरा ये कहना है कि जब बातें हो रही हैं तो डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर कितना डेवलपमेंट किया गया, और पहाड़ी इलाकों में भी जहां पर दूर सुदूर तक लोग जा नहीं पाते थे, रोडों की अपनी रोड बन गई है, स्कूल बन गए हैं, कॉलेजेस बन गए हैं, हॉस्पिटल बन गए हैं। और मैं अभी केदारनाथ के पास एक जगह पे गया था, वहां पर इतना बड़ा हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ। मैं कहना चाह रहा हूं तो बार बार सीएम क्यों बदलने पड़े? क्या चीज? तो बार बार सीएम भी तो बदलने पड़े। देखिए, सीएम बदलना एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का, हमारा पार्टी का डिसीजन है। सीएम बदलने पर आप दूसरे जब सीएम बदले जाते हैं, आप पंजाब में देख रहे हैं कांग्रेस के सिद्धू साहब को यदि सीएम नहीं बनाया जा रहा है तो कितना झगड़ा हो रहा है। हमारे यहाँ पे कहीं भी आपने देखा, हमने उत्तराखंड में भी सीएम बदले, हमने गुजरात में भी सीएम बदले, हमने तो गुजरात के सभी कहते हैं जितने भी मंत्री थे उनको भी बदल दिया, पर कहीं भी आपको कोई विरोध का सुर नहीं समझ में आया, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन पार्टी है। यहां पे कोई G23 नहीं है, यहां पर कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो विरोध करे। हाँ, आज हम पार्टी के कार्यकर्ता है, आज हमसे कहा गया कि आप सीएम बन जाओ तो हम सीएम बन जाते हैं, कल हमसे कहा जाएगा कि आप प्रचार करो तो हम प्रचार करने लगेंगे। यही एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे सदस्य हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि हम किसी को भी सीएम बना दें, हम किसी को भी सीएम बना दे, वो राज्य को चला सकता है और उस विचारधारा से हम आगे बढ़ सकते हैं। ऋषि मिश्रा साहब, अब अगर हम गोवा की बात कर ले तो क्या आपको लगता है कि गोवा में कांग्रेस बेहतर इस बार परफॉर्म कर पाएगी? बेहतर पिछली बार भी परफॉर्म कर पाई थी, लेकिन बावजूद उसके गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी। क्या इस बार जो है जीत दर्ज कर पाएगी कांग्रेस? देखिए, गोवा में जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की एंट्री हुई, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस में गए प्रशांत किशोर, जिस प्रकार से टीएमसी के रणनीतिकार थे, उम्मीद ये बन रही थी कि टीएमसी कहीं न कहीं त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में सफल रहेगी। लेकिन जो नेता कांग्रेस से या अन्य पार्टी से टीएमसी में गए, बाद में वो, मुझे जिस प्रकार की जानकारी है, कुछ बड़े नेता खुद टीएमसी छोड़कर निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो ओवरऑल गोवा में मुकाबला कांग्रेस और क्या कहते हैं बीजेपी के बीच है। जिस प्रकार से बीजेपी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूट किया है मनोहर पारिकर के बेटे को, जो सबसे बड़े चेहरे रहे हैं गोवा के, मनोहर पारिकर, उनका एक सेंटिमेंटल लगाव है वहां की जनता का। मनोहर पारिकर से सबसे लोकप्रिय सीएम रहे, उनके पुत्र को जिस प्रकार से बीजेपी ने दरकिनार किया, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं।
बिल्कुल, उत्पल पारेकर जो कि नाराज चल रहे हैं और अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर पणजी से लड़ रहे हैं। उनका ये मानना था कि उनकी लेगेसी जो है वो वहां से उनको मिलना चाहिए था टिकट, लेकिन वो नहीं दिया गया बीजेपी की जानिब से। यूपी इलेक्शन की अगर हम बात करें तो दूसरे मरहले के तहत 9 अजला के 55 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। हमारे साथ ही अबू हुरैरा हमारे साथ मैजिक वॉल के साथ जुड़ चुके हैं, जो इन तमाम तर डेटा के साथ हमें तफसीलात बताएंगे, लेकिन कुछ देर बाद उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे।